और आपका चैनल फ्री कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। Assalamualaikum. Welcome to Career Management Foundation. Let's go. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अंजम सिद्दीकी कैरियर मैनेजमेंट फाउंडेशन की तरफ से हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक तालीमी चैनल है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। यकीनन आपकी तालीम, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, क्योंकि इस चैनल में ना सिर्फ हम तालीमी लेक्चर देते हैं बल्कि कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस भी करते हैं। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस चैनल की है सब्सक्राइब करें। इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप आगे बढ़ाएं कि उन तालिब इल्म की मदद कर सकें जो कि आला तालीम हासिल करते हैं लेकिन due to the heavy fees they can't attend these universities। ये चैनल उनकी मदद करेगा ताकि वो अपनी आला तालीम को हासिल करके माशरे में एक बुनियादी किरदार अदा कर सकें। लिहाजा इसको सब्सक्राइब करना तो बनता है। इस चैनल को, वीडियो को हमारी आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं वो भी आपको बताएंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी जॉब्स इस वक्त अवेलेबल हैं, ताकि अगर कोई शख्स, अगर कोई आप लोगों में से जॉब तलाश कर रहा है तो वो उस जॉब को, अगर वो आपके एजुकेशन और एक्सपीरियंस से मैच करती है तो वो अप्लाई करते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, आज की हमारी क्लास टेक्स्ट के ऊपर है। इससे पहले हम 2 क्लासेस दे चुके हैं जिसमें हमने टेक्स्ट के बारे में पढ़ा। अगर अभी तक आपने उन 2 क्लासेस को नहीं देखा है तो हमारे लिंक पे जाइए और उन 2 क्लासेस को देखिए। उसके बाद हमारी इस तीसरी क्लास को आप देखें तो आपको बिल्कुल टेक्स्ट मैनेजमेंट, टेक्स्ट प्लानिंग के बारे में मालूमात हासिल हो जाएगी। तो किसी तरह का टाइम जाए के बगैर चलते हैं, लेट्स गो। इससे पहले हमने टेक्स्ट की डिफिनेशन, टेक्स्ट की टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस के बारे में जाना कि टेक्स्ट का पर्पस क्या है, टेक्स्ट क्यों कलेक्ट किया जाता है और कितने किस्म के टेक्सेस होते हैं। फिर हमने डिटेल में टेक्स्ट मैनेजमेंट और टैक्स प्लानिंग के बारे में जाना कि टैक्स मैनेजमेंट क्या होती है, टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं और इन दोनों को कंपेयर किया कि इन दोनों में क्या बुनियादी फर्क है। अब हम टैक्स के 2 मजीद फीचर पढ़ते हैं, जानते हैं। टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या होती है कि आप टैक्स को कम से कम रखें, कम से कम पे करें। कंपनी को ऐसे एफबीआर में कानून के अंदर जो लकूने मौजूद हैं, जो कानून की कमजोरियां मौजूद हैं, कानून के दायरे में रहते हुए ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करें आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम से कम हो। ये टैक्स अवॉइडेंस कहलाता है। द लाइन ऑफ द डिटर्मिनेशन बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस वेरी थिन एंड ब्लर्ड। बहुत छोटा सा फर्क है टैक्स प्लानिंग में और अवॉइडेंस। प्लानिंग में हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम तरीके सोच रहे होते हैं कि किस तरीकों के जरिए कानून के अंदर रहते हुए, एफबीआर के रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम से कम रखें। द टैक्स अवॉइडेंस इज द यूज ऑफ द लीगल मेथड्स। हमें लीगल मेथड यूज करना है, इलीगल मेथड यूज नहीं करना है। हमें अपनी तमाम कंप्लाइंस को 100% कंप्लाइंस में रहते हुए काम करना है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो, इश्यू हो,
या कोई मिस डिक्लेरेशन हो या हमको कोई नोटिस आया और हम पे कोई पेनल्टी लग जाए. However, when tax planning focus on the legal provisions for the tax minimization, the thirst of the tax avoidance is in legal loopholes. हम लीगल loopholes देखते हैं कि कौन कौन सी लीगल वीकनेस हैं, कमजोरियां हैं, या हमें कौन कौन सी ऐसे बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने टैक्स में दिए हुए हैं जो हम इस्तेमाल करते हुए अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कम से कम कर सकें. देयर इज नो एलिमेंट ऑफ मेन इन्वॉल्व इन टैक्स अवॉइडेंस. इसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं करना, कोई गलत काम नहीं करना है, बल्कि हम लीगल काम करते हुए अपनी सेविंग करनी है इनकम टैक्स की, ताकि हमारी लायबिलिटी कम से कम हो. इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं. मसलन सैलरी के अंदर ऑप्शन मौजूद हैं कि आप किस तरह अपने टैक्सेस को कम कर सकते हैं. नंबर 1, किस तरह कर सकते हैं? अगर आप अपना सैलरी कोई इन्वेस्टमेंट कर दें रिटायरमेंट फंड के अंदर, अगर आप कोई अमाउंट रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट कर दें तो आपका इनकम टैक्स मंथली कम हो जाएगा. एक तरीका है सैलरी टैक्स कानून के अंदर रहते हुए अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करने का. ठीक है, ये अपनी सैलरी टैक्स लायबिलिटी को कम करने का एक बेहतरीन तरीका है कि आप कानून में रहते हुए अपने प्रोविडेंट फंड, अपने फंड रिटायरमेंट फंड में किसी भी बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर दें तो उस पे एक पर्टिकुलर रेट के हिसाब से आपको सैलरी टैक्स में रिबेट मिल जाएगा. इसी तरह बिजनेस के अंदर बहुत सारे इस तरह हम काम कर सकते हैं जिसके अंदर रिबेट आप हासिल कर सकते हैं. कंपनी भी अपने फंड को इन्वेस्ट कर सकती है और उस इन्वेस्टमेंट पे रिबेट ले सकती है. और इसके अलावा जो मुख्तलिफ कंपनी के नेचर के बिजनेस ऑफ नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, बिजनेस के नेचर के साथ साथ उसके वॉल्यूम पर डिपेंड करता है कि वो बिजनेस किस किस्म का है और हम उस पर किस तरह रिबेट ले सकते हैं. मतलब अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट भी करती है और लोकल भी करती है, तो वो अपने एक्सपेंसेस को इस तरह एलोकेट करे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस एक्सपोर्ट के मद में दिखाए जाएं और लोकल की में कम से कम एक्सपेंस दिखाए जाएं, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बनेगी. क्योंकि एक्सपोर्ट टैक्स फुल एंड फाइनल टैक्स होता है जो कि उसकी प्रोसीड पे डिडक्ट होता है, जबकि लोकल पे एक टैक्स रेट स्लैब के हिसाब से टैक्स काटा जाता है. तो लिहाजा एक तरीका ये भी होता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को इस तरह एलोकेट करें कि उसका बड़ा पोर्शन एक्सपोर्ट सेल के बेस दिखाया जाए. कुछ कंपनियां इसी एरिया के अंदर इंडस्ट्रियां लगाती हैं जहां पे टैक्स की एग्जेम्पशन दी हुई होती है. ये सब गवर्नमेंट के लॉ के मुताबिक हम काम कर रहे हैं अपनी टैक्स की लायबिलिटी को बचाते हुए. मसलन गवादर के अंदर, गर्जून के अंदर, कलकत्ता के अंदर ये सारे जोन ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट ने टैक्स एग्जेम्पशन दी हुई है इंडस्ट्रीज लगाने को. अगर हम कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि बाय डिफॉल्ट वो इंडस्ट्री अगर लगाई जाए तो उस पर एग्जेम्पशन मिल जाती है. तो जैसे कि पहले आज से 1 साल पहले आईटी की इंडस्ट्री पे टैक्स की एग्जेम्पशन थी, तो लोगों ने काफी आईटी इंडस्ट्रीज खोली. तो कानून के दायरे में रहते हुए आईटी इंडस्ट्रीज अलग कर ली तो टैक्स की एग्जेम्पशन मिल गई. इस तरह पाकिस्तान में बहुत सारे इंडस्ट्री जोन ऐसे हैं जहां पर इंडस्ट्री लगाने से आपको टैक्स नहीं देना पड़ता. तो ये सब लीगल तरीके हैं जिससे हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं. नंबर 2 है टैक्स एविजन्स. ये जुर्म है, क्राइम है कि हम
गलत तरीके से अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहे हो, इसको टैक्स इवेजन कहते हैं। कि आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी कानून के दायरे में नहीं बल्कि नंबर्स को मैनिपुलेट करके, नंबर्स को घुमा फिरा के दिखा के, आपने घुमा फिरा के कानून को घुमा फिरा के अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करेंगे तो ये टैक्स एविजन में आएगा, जो कि क्राइम है। और अगर मिस डिक्लेरेशन आपकी पकड़ी जाती है तो आपको सजा भी हो सकती है, पेनल्टी भी लग सकती है, कि जो ऑफेंस होगा उसके मुताबिक आपको इस पे पनिशमेंट मिल सकती है। Tax evasion is illegal activity in which a person or entity deliberately avoids paying true tax liability. यानी एक टैक्स लायबिलिटी आपकी बन रही है लेकिन आप उसको डिलिबरेटली पे नहीं करना चाह रहे और मुख्तलिफ आपने उसको होल्ड कर लिया, पे नहीं किया गवर्नमेंट की टेरिटरी में, तो कल जब भी इस पर नोटिस आएगा या वो मिस डिक्लेरेशन पकड़ी जाएगी तो आपको पेनल्टी के साथ वो टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज द क्राइम। टैक्स इवेजन में इंक्लूड स्टेटिंग एंड अनट्रू स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट दे देना, मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट, गलत डॉक्यूमेंट दे देना, उसको आप डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर दें, डॉक्यूमेंट चेंज करके आप दे दें, तो ये सारी की सारी इवेजन है, illegal, and those caught evident taxes are generally subject to criminal charges and subtractional penalty, बड़ी penalties लगाई जाती हैं, इसलिए क्राइम है। हमें इनसे अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां ये लगाती हैं, मसलन कुछ कंपनियां सेल करती हैं और इनवॉइस जनरेट नहीं करती और उस सेल को अपनी बुक्स में नहीं दिखाती और इस तरह गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए का सेल टैक्स हड़प कर जाती हैं। सेल टैक्स को वो बचा देते हैं। अगर आपने 100 इनवॉइसेस बनानी थी, आपने अपनी बुक्स में से 50 इनवॉइसेस दिखाएं और बाकी इनवॉइसेस आपने बनाई नहीं। विदाउट इनवॉइसेस, सेल टैक्स इनवॉइसेस आपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर दिया, आपने गवर्नमेंट का सेल टैक्स का नुकसान किया। कल जब वो किसी भी वजह से किसी भी मिसडिक्लेरेशन में पकड़ा जाएगा तो दैट शुड बी क्राइम। इट कुड बी फाइन, पेनल्टी और इट कैन बी प्रिजन। इसी तरह बास कंपनियां फ्लाइंग इनवॉइसेस भी बना देती हैं, यानी कि आपकी सेल हुई नहीं है। जो एक्सपोर्टर होते हैं वो ज्यादातर ये कर सकते हैं क्योंकि उनका रिफंड क्रिएट होता है, सेल टैक्स का रिसीवेबल बनता है, तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसी इनवॉइसेस जनरेट कर देते हैं जो आपने प्रोडक्ट परचेज ही नहीं करी है और उसका इनपुट क्लेम कर लेते हैं गवर्नमेंट से सेल टैक्स इनपुट क्लेम कर लेते हैं। एक तो वो है जो मैंने आपको बताया कि सेल टैक्स आपने छुपा लिया, आपने पे नहीं किया, इनवॉइस नहीं बनाई और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया। एक ये है कि आपने एक्स्ट्रा इनवॉइसेस बना के इनपुट क्लेम कर लिया और गलत इनपुट क्लेम करके गवर्नमेंट से एडजस्टमेंट ले ली, गवर्नमेंट से अमाउंट को रिफंड में ले लिया, तो ये भी एक गलत काम है, ये भी टैक्स की वायलेशन है। आपको डॉक्यूमेंट्स की मिसडिक्लेरेशन है और इनवॉइसेस की मिसडिक्लेरेशन है और इससे आपकी कंपनी को और आपको वक्ती तौर पर फायदा हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में कैन बी कॉट और उसके बाद आप पे पेनल्टी या किसी भी किस्म की सजा हो सकती है। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं और ये पाकिस्तान में प्रैक्टिस बहुत आसानी से की जाती है। ज़्यादातर इंडस्ट्री में सपोज जो ज़्यादातर इंडस्ट्रियाँ इस सिलसिले में मशहूर हैं वो शुगर इंडस्ट्री है, वो आपकी इस कॉटन इंडस्ट्रीज हैं। ये अपनी बुक्स डबल बुक्स ऑफ अकाउंट करती हैं। एक एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट होती है जो कि बिहार में सबमिट की जाती है, जिसमें सेल को कम दिखाया जाता है, खर्चों को ज़्यादा दिखाया जाता है और लॉस में रखा जाता है, जबकि एक्चुअल बुक और होती है जो कि मैनेजमेंट के लिए होती है, जो कि वो अपने लिए बना रहे होते हैं। तो ये डुप्लीकेट ऑफ बुक्स खत्म करने के लिए अगरचे कि गवर्नमेंट अब तक बहुत स्टेप ले चुकी है, बहुत स्टेप ले रही है ताकि ये एविजन खत्म हो सके और इस तरह के फ्रॉड ना हो। इसको गवर्नमेंट ने काफ़ी इलेक्ट्रॉनिकली तरीके
तरीके से चीज़ों को लेने के लिए ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि रिटेल सेक्टर के अंदर ये तमाम पॉज को इंटीग्रेट कर दिया है, उसकी वजह से तमाम से फिर भी ऐसे रिटेलर मौजूद हैं जो पॉज के अलावा भी सेल करते हैं और गवर्नमेंट से सेल टैक्स चुका लेते हैं। तो ये सब इवेजन है। अब हम टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस के अंदर डिफरेंस को मुआवजा करते हैं, कंपेयर करते हैं कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं और दोनों में क्या फर्क है। टैक्स अवॉइडेंस और ये है टैक्स एविजन। टैक्स एविजन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि मिनिमम टैक्स लायबिलिटी हो। मिनिमम टैक्स लायबिलिटी इसका ऑब्जेक्टिव है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अवॉइड टैक्स पेमेंट, यानी कि अवॉइडेंस में तो कोशिश करते हैं कि मिनिमम टैक्स लायबिलिटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द IPR टैक्स को कम से कम पे करें। लेकिन हियर इन द रिवीजन वी ट्राई, वी डू नॉट टू पे द टैक्स, एक्चुअल टैक्स by hook and crook। हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं टैक्स की पेमेंट को देने के लिए। इसके बाद एप्लीकेशन। यूजिंग लीगल फ्रेमवर्क एंड लूपहोल्स इस पर तलाश करके इसका एप्लीकेशन क्या है, हम लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए लॉ के जो लूपहोल्स होते हैं उनको देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए हम टैक्स लायबिलिटी को मिनिमम पे करते हैं। हियर इलीगल अटेम्प्ट्स, यहाँ इनलीगल अटेम्प्ट्स करते हैं। लॉ में इसकी हमें इजाजत नहीं देता, लेकिन हम गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करते हुए टैक्स की पेमेंट को पे करने से बचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फिर है लीगल सैंक्शन। लीगल सैंक्शन, यहाँ पे कोई लीगल फ्रेमवर्क को ब्रेक नहीं करना है। नो लीगल लॉ ब्रेक, नो ब्रेकअप ऑफ, नो ब्रेकिंग द लीगल रूल्स। हम यहाँ पे कोई लीगल कानून की को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, कोई लीगल कानून नहीं तोड़ रहे हैं, बट हियर नो लीगल वे। हम यहाँ कानून को मान ही नहीं रहे हैं, हम इधर कानून को अवॉइड कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। हम यहाँ ना कानून की पाबंदी को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। देन इसके बाद है नेचर। नेचर क्या है? ये टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसे कानून तलाश किए जाए जिसमें कंपनी की लायबिलिटी कम से कम बने, और यहाँ पे हम टैक्स लायबिलिटी को जबरदस्ती कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका सबसे बड़े दोनों में डिफरेंसेस हैं। अब इसके बाद हम टैक्स प्लानिंग और टैक्स एविजन आपके समझ में आ गया। अब हम इसके बाद सब तरीके देखते हैं कि टैक्स एविजन, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी, और एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि क्या क्या हो सकती है। टैक्स एविजन क्या हो सकता है,
फेलिंग टू पे ड्यू, आप पे ही ना करें टैक्सेस, ड्यू ना पे, जब भी ड्यू हो जाए रिटर्न ना जमा कराएं, टैक्सेस ना जमा कराएं, आप अपनी लाइबिलिटी को को पे ना करें। इसके बाद स्मगलिंग, यानी कि आप बगैर ड्यूटी के, बगैर टैक्सेस के, पे किए बगैर स्मगलिंग करके चीज को ले आए, इलीगल तरीके से एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर चीज को स्मगलिंग करें, तो आप गवर्नमेंट के ड्यूज नहीं देंगे, टैक्सेस नहीं देंगे, ड्यूटी नहीं देंगे, एक्साइज टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि आप स्मगलिंग करके अफगानिस्तान से, ईरान से, कहीं से भी स्मगलिंग करके, दुबई से कहीं से भी स्मगलिंग करके कोई भी प्रोडक्ट ले आए, आपको टैक्स की इलीगल है, स्मगलिंग इलीगल है। इसी तरह इनएक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के एफडीआर में जमा कराते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि डबल बुक कीपिंग जिस तरह होती है, डबल बुक कीपिंग हो रही है, एक आपने बगैर सेल्स की इनवॉइस कम सेल के साथ आपने स्टेटमेंट जमा करा कि गवर्नमेंट ने जमा करा दी, और एक्चुअल जो आपने ये बना रहे हैं। तो शुगर इंडस्ट्रीज में और कॉटन इंडस्ट्रीज में टैक्स बहुत आम है, डबल बुक कीपिंग की, डबल बुक कीपिंग की जाती है। इसके अलावा ब्राइबरी, रिश्वत, आपने गलत काम किया और फिर डिपार्टमेंट में रिश्वत देके आपने ये उसको अपने साथ मिला लिया और अपने काम को पूरा कर लिया, दैट इज आल्सो इलीगल। आज आपने एक ऑफिसर को रिश्वत दी है, दूसरे को देनी होगी, वहां पे ट्रांसफर होते रहते हैं, वो केस ओपन रहेगा जब तक कि आप उसको मुकम्मल तौर पे क्लोज ना करवा लें। तो रिश्वत भी इस सिलसिले में बहुत आम है। इसी तरह पैसों को जेब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मनी लॉन्ड्रिंग जिसको कहते हैं, ये भी एक टैक्स एविडेंस का तरीका है। अब इसके बाद हम देखते हैं टैक्स एविडेंस किस तरह कर सकते हैं। डिडक्शन अवेलेबल इन केस ऑफ माइनर चाइल्ड, यानी कि आप अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एलोकेट कर दें अपने फैमिली मेंबर्स में, वाइफ में, बच्चों में, सब में। जब वो एलोकेशन हो जाएगी तो आपका 5 मिलियन का प्रॉफिट जो है 5 आदमी में चल जाएगा, तो आपका टैक्स रेट कम हो जाएगा, क्योंकि वो एलोकेट हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया, तकसीम हो गया, एक की लाइबिलिटी अलग हो गई। तो एक तरीका लीगल तरीका है कि आपकी कंपनी में आपने अपने पार्टनर्स खड़े कर दिए, आपने शेयर होल्डर खड़े कर दिए। अब वो शेयर होल्डर आपकी वाइफ, आपके बच्चे हैं, तो आपकी कंपनी ने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया, आप उस पर एलोकेट कर दें, आप कम प्रॉफिट हो जाएगा तो आपका रेट टैक्स भी कम हो जाएगा। इसी तरह और दूसरे तरीके जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर मौजूद हैं जो कि हम एफबीआर के कवानीन के अंदर रहते हुए कर सकते हैं। हम इन्वेस्टमेंट कर दें, जैसे मैंने आपको बताया, सैलरी पर्सन अमूमन इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इससे पहले और मौजूद की एग्जेम्पशन क्या आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अब वो ख़त्म कर दी है। अब आप रिटायरमेंट फंड पे एक एनवायरमेंट, एक इन्वेस्टमेंट रह गया है, आप वो इन्वेस्टमेंट करके अपने टैक्स रिबेट हासिल कर सकते हैं। अब इसके बाद है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स फॉर द टैक्स रिवीजन। टैक्स रिवीजन में हम क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स को, जैसे मैंने आपको बताया, डबल बुक कीपिंग करके अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आउट ऑफ द बुक ट्रांजेक्शन रख सकते हैं, अपनी सेल को पूरा बुक्स में ना दिखाएं, अपने एक्सपेंस, घर के एक्सपेंसेस तो बुक्स में दिखा दें। ये सब क्या है, बिजनेस एक्सपेंस नहीं है घर के एक्सपेंस, लेकिन वो भी आप अपनी बुक्स में दिखा दें, तो ये आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, सेल कम हो जाएगी, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा या लॉस आ जाएगा, आपका टैक्स रेट कम हो जाएगा। अंडर द रिपोर्टिंग ऑफ द प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन पूरी ना दिखाएं। अगर आप 5 लाख पीस बना रहे हैं, आप 4 लाख पीस दिखाएं, 3 लाख पीस बनाएं। अमूमन शुगर इंडस्ट्री वाले यही कर रहे होते हैं कि वो प्रोडक्शन को कम दिखा रहे होते हैं, और जो कम प्रोडक्शन होती है उसको सेल में दिखा देते हैं विदाउट जीएसटी इनवॉइस के, जिससे उनको प्रॉफिट करोड़ों का मिल जाता है और गवर्नमेंट करोड़ों के नुकसान में आ जाती है। करोड़ों का नुकसान टैक्स से में होता है। तो मैनिपुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया, घर के एक्सपेंसेस आप चार्ज करेंगे, आप फ्लाइंग इनवॉइसेस चार्ज करेंगे अपने एक्सपेंसेस के अंदर, तो इस तरह भी
फ्लाइंग इनवॉइसेज या गलत इनवॉइसेज भी आप एक्सपेंसेस में चार्ज कर सकते हैं और वो आप करके अपने प्रॉफिट को कम कर सकते हैं। सपोज अगर किसी कंपनी के 500 मिलियन के एक्सपेंसेस हैं और उसको 200 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा है, तो 500 मिलियन को वो 100 मिलियन के एक्सपेंसेस और अपनी तरफ से बढ़ा के डाल देता है, तो प्रॉफिट 100 मिलियन का हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट कम होने से उसको टैक्स रेट कम हो जाएगा और उसको कम इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसकी बिना पे टैक्स एविजन और टैक्स अवॉइडेंस हम कर सकते हैं। ये सब टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स प्लानिंग में आती हैं। अब हमारे पास समझ में आ गया कि टैक्स एविजन क्या होती है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होती है। अब इकोनॉमिक्स पे क्या फर्क पड़ता है, मुल्क की मैशत पे टैक्स चोरी से क्या फर्क पड़ता है। अगर आप टैक्स चोरी करेंगे, ऑफकोर्स टैक्स किस लिए है, टैक्स इसलिए है कि आपके मुल्क आपके लिए सोशल वर्क किया जाए, आपको बेहतर से बेहतर हॉस्पिटलाइजेशन की सहूलियतें फराहम की जाए, आपको एजुकेशन की फैसिलिटीज दी जाए, आपको सिक्योरिटी की सिक्योरिटीज दी जाए, आपके सिक्योरिटी का सिस्टम अच्छा हो, आपका पुलिस का निजाम अच्छा हो, आपका मेन हाईवे सही हो, रोड्स, आपके सैनिटेशन सिस्टम, ये तमाम चीजों पर पैसा खर्च करने के लिए आपसे टैक्स लिया जाता है। जब आप पूरा टैक्स नहीं देंगे तो इनके तमाम काम नहीं होंगे, ये तमाम काम प्रॉपर नहीं होंगे और मुल्क का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो इन तमाम चीजों में खराबी पैदा हो जाएगी और आपके सोशल वर्क पूरे नहीं हो पाएंगे, जिससे अस्पतालों की पोजीशन खराब हो जाएगी, स्कूल का निजाम खराब हो जाएगा, आपकी सड़कों की हालत खराब हो जाएगी, आपकी सैनिटेशन सिस्टम बढ़ जाएगा, सिक्योरिटी वालों को आप प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आप इस आर्मी को मुकम्मल तौर पर उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे कि वो अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर सकें। तो ये इकोनॉमिक पे गहरा टैक्स चोरी का असर पड़ता है। इसलिए इसके लिए गवर्नमेंट हमेशा स्टेप लेती रहती है ताकि कम से कम टैक्स चोरी हो और इसके लिए वो सबसे पहले स्मगलिंग को रोकती है। स्मगलिंग को, ताकि स्मगलिंग से गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो जाती है बगैर ड्यूटी के, बगैर उसके, जो कि लोकल मार्केट की वैल्यू से ज्यादा सस्ती होती है। तो लोग इम्पोर्टेड मटेरियल की तरफ चले जाते हैं जो सस्ती इंपोर्टेड भी होती है और सस्ती भी होती है एज कम्पेयर टू लोकल प्रोडक्ट, क्योंकि उस पर ड्यूटी टैक्सेस नहीं होते, पे किए हुए होते। इस वजह से वो उन लोगों में भी हौसला शक्ति होती है जो कि प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से प्रोडक्ट लेकर आ रहे होते हैं, वो लेकिन एक्सपेंसिव हो जाती है, वो कम्पीट मार्केट में नहीं कर पाते। तो ये भी एक डिसबैलेंस इकोनॉमी में आ जाता है। अब मेजर क्या लेती है गवर्नमेंट, मजीद स्मगलिंग को रोकने के अलावा टैक्स रेट को कम करने की कोशिश करती है, ताकि टैक्स रेट कम होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स देंगे। सिंप्लीफाइड द टैक्स लॉ एंड प्रोसीजर्स, टैक्स लॉ को, प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करती है ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो टैक्स लॉ में, लोगों को समझने में आसानी हो और वो आसानी टैक्स पे कर सकें। उनको पे करने के लिए लाइनें न लगानी पड़े, उनको पे करने के लिए किसी की हेल्प ना लेना पड़े। पर यहाँ पे तो ऐसा होता है कि टैक्स पे करने के लिए वकील को हायर करना पड़ता है, वो टैक्स पे करता है, उसके चार्जेस लगा जाते हैं। तो इतना सिंपल प्रोसीजर होना चाहिए कि कोई भी टैक्स पेयर हो वो आसानी बगैर आसानी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में टैक्स पे अमाउंट को जमा करा दे, उसको किसी किस्म की दिक्कत ना आए। हमको गवर्नमेंट टैक्स पेयर जो होते हैं उनको ज्यादा ज्यादा फैसिलिटेट करे, ज्यादा ज्यादा बेनिफिट दे, हर चीज में हर डिस्काउंट दे। जो कि टैक्स पेयर हो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स होने चाहिए मुख्तलिफ परचेजिंग के ऊपर, मुख्तलिफ आइटम्स के ऊपर, ताकि वो मोटिवेट हों और ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करें। वेल ऑर्गेनाइज एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर बनाए, वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होनी चाहिए ताकि बहुत आसानी के साथ लोग अपने टैक्सेस को पे कर सके। इंक्रीज अवेयरनेस अमंग द टैक्स पेयर्स, अवेयरनेस दें कि टैक्स का मकसद क्या है, टैक्स जमा कराने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि आपके टैक्स पे से आपकी खिदमत होनी है,
आप ही की हेल्प होनी है, आप ही की मदद होनी है, तो वो टैक्स पे करेंगे। लेकिन लोगों को वो टैक्स लगते हुए क्या हुआ? चार्जिंग खत्म हो गया। चार्ज पे नहीं लगा हुआ है? नहीं तो चार्ज पे लगाओ ना इसको। ये आखिरी है। आखिरी कर लेते हैं, इसमें क्या करेंगे। और नीचे वो केली है ना, वो बच्चों को संभाल ली दोनों, कहाँ गया? तो सो रहे दोनों। कौन? बाजी है वो तो शाम में। बारह ही बज रहे, रोटियां लानी है। 12 बज गया? हाँ चलो अपनी कर लेते हैं। चार्ज पे लगाओ, कहाँ तक हुई है फिर तुमसे कहा था ये नहीं है, चार्ज 24% है। कहाँ तक आया देखो। चेक कर रहा हूँ। क्या हुआ? कहाँ तक आया? कितने मिनट की बनी है? पहली वाली गायब है। क्या हो गया? तो कितनी होंगी? हैं? चेकिंग की थी क्या? किस तरह? उसमें सेफ है। हाँ? इसमें सेफ है पहली वाली। इस तरह कर सकते हैं अगर हैं? पहली वाली उसमें सेफ है। कौन सी पहली? मुझे पहले बनाई थी। हाँ ये तो तीसरी बना रहे हैं। इधर अभी पहली बनाई है, अभी आज के दिन की पहली। तीसरी है आज की? दूसरी है। तीसरी है भाई। दूसरी है। क्या हो गया? तीसरी है। दोनों टैक्सी बनाई है। हाँ दूसरी है ना? दूसरी है। एक पार्ट 2 बनाई थी, पार्ट 3 बनाई है। एक तो पहले बनाई थी ना। वो तो आज की बात कर रहा हूँ। आज दूसरी है ये। तो कहाँ तक है? वो आज की पार्ट 1 इसमें सेव है, इसमें सेव हो गई। आपकी पिक्चर नहीं आएगी, वॉइस आएगी। चलो चेक क्यों नहीं करते? मैंने कहा हो गया, मैंने बस नेक्स्ट कर दी। तो पहले चेक किया करो ना, मतलब हो भी जाता तो क्या करते? दोबारा थोड़ी करते। आधे घंटा दोबारा तो बोलना पड़ता। अब इसके बाद हम टैक्स प्लानिंग और टैक्स कमीशन आपके समझ में आ गया। अब हम इसके बाद सब तरीके देखते हैं। आप बोल रहे, मैं आपकी पिक्चर वॉइस आएगी, पिक्चर उठा दूंगा। हैं? आपकी वॉइस आ जाएगी, आप बताते ना। उसमें मुझे पता नहीं क्या सिस्टम होगा। पिक्चर आ जाएगी? नहीं, आपकी वॉइस आती रहेगी ना। पिक्चर नहीं आएगी? पिक्चर वो छोटी सी आ जाएगी नीचे बस। तो
कहाँ से शुरू करना है तो बता। बस जहाँ से कभी खत्म हुआ इससे स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उसको ऐड कर दूंगा। अभी जहाँ से खत्म किया ना वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला वाला आ गया सारा, उसमें पता नहीं ना 20 मिनट की रिकॉर्ड हुई हो, उसको पता नहीं कहाँ चलेगी, वीडियो चेक करना पड़ेगी। है वही भी नहीं जो बात पता नहीं। 20 मिनट की हुई भी, अब उसमें टैक्स इवेजन से स्टार्ट हुआ है। टैक्स इवेजन और टैक्स के डिफरेंसेस बता रहा हूँ, ये वाले ये यहाँ तक हुए थे। ये तो पिछली इसमें थी। नहीं अभी पढ़ाया, अरे पिछले में अभी पढ़ाया मैं जब पढ़ा। इसके बाद तो मैंने इकोनॉमिक का भी किया। वही तो बोलना ना, वो उसमें ऐड सब हुआ तो इसमें ऐड होगी टैबलेट में। तो इकोनॉमिक का नहीं करना, नहीं मैं यहीं से स्टार्ट करते हो, वॉइस ऐड हो जाएगी। क्या करते हैं सुनने वाले भी परेशान होता है। चलो बोले वो स्टार्ट है वो। मेजर टू कम्पार्ट टैक्स एविजन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लेती है कि टैक्स एविजन को से बचाया जाए। गवर्नमेंट ने सिलसिला बहुत ज़्यादा स्टेप लेती है, क्योंकि उसको पता है अगर उसका टारगेट टैक्स का साल का बजट में पूरा नहीं हुआ तो उसको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। टैक्स की कमी की बिना पर वो अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सकेगी जो उसने वेलफेयर वर्क के लिए रखे होंगे। लिहाजा गवर्नमेंट जो स्टेप लेती है ताकि टैक्स इवेजन को बचाया जा सके, वो टाइम टू टाइम लेती रहती है। लोगों को सामने जो भी एग्जाम्पल आती है उनको मद्देनजर रखते हुए स्मगलिंग को रोकने की सबसे ज्यादा कोशिश की जाती है, क्योंकि स्मगलिंग वो फैक्टर है जिससे इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा धचका लगता है। अगर एक शख्स स्मगलिंग करके प्रोडक्ट ले आया जिसने उस पर ना ड्यूटी दी ना टैक्सेस दिए, तो वो प्रोडक्ट उसको सस्ती पड़ती है और वो सस्ती मार्केट में बेचता है। जबकि जो प्रोडक्ट यहाँ बन रही है या जो लीगल तरीके से इंपोर्ट करके ला रहा है, उस पर ड्यूटी टैक्स पे करके ला रहा है, वो महंगी मिलेगी। तो वो इंडस्ट्री अब अफोर्ड नहीं कर पाएगी, कम्पीट नहीं कर पाएगी मार्केट में उस बिजनेसमैन की प्रोडक्ट को जो कि चोरी करके या स्मगलिंग करके बेच रहा है, क्योंकि वो लोअर प्राइस पे बेच रहा होगा। इसलिए स्मगलिंग को रोकना बहुत जरूरी होता है। इस तरह नंबर 2, रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि वो टैक्स रेट को कम से कम रखे ताकि लोग टैक्स देने में मोटिवेट रहें और वो इसको एक बोझ समझ के नहीं, एक कौमी जिम्मेदारी समझ के दें। सिंप्लीफाइड टैक्स लॉज एंड प्रोसीजर्स। टैक्स लॉ और प्रोसीजर को सिंपल करते हैं, प्रोसीजर को आसान से आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से तमाम टैक्स रिटर्न्स को पोर्टल पे लाया गया है। इसकी में टेक्नोलॉजी की बड़ी हेल्प ली जा रही है और टेक्नोलॉजी की हेल्प की वजह से टैक्स रिटर्न्स को सबमिट करना या टैक्स फाइल करना या टैक्स की कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो गया है। वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से स्ट्रक्चर किया जा रहा है कि किस तरह टैक्स रेट बढ़ाया जाएगा या कितना टैक्स लिया जाएगा, किससे क्या टैक्स लिया जाएगा। जैसे कि रिटेल सेक्टर में पॉज के सामान इंटीग्रेट कर दिया गया है और वो टैक्स लायबिलिटी खुद ही बताता है कि गवर्नमेंट को टैक्स कितना जमा कराना है। तो प्रोसीजर्स को और ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि लोग, कंपनी की जिम्मेदारी कम से कम हो कैलकुलेशन करने में और सिस्टम को इजी बनाया जाए ना कि कॉम्प्लेक्स। अवेयरनेस दी जाती है लोगों को, इसके लिए टीवी पे ऐड चलाए जाते हैं ताकि लोगों को मालूम हो कि ये टैक्स का पैसा अगर आप देंगे तो आप ही की वेलफेयर में काम आएगा, आप ही के बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ और हाईवेज, मोटरवेज इन सब पे लगेगा और ये आप ही के लिए है। आप इसको देंगे तो तमाम काम होंगे वरना नहीं होंगे। इसलिए लोगों को अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ किस्म की मुहिम की जाती हैं ताकि लोगों को पता हो कि जो टैक्स दिया जा रहा है ये इनके अपने ही काम आना है। करप्शन फ्री ऑफिशियल एंड टैक्स पेयर्स। एफबीआई डिपार्टमेंट का ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि डिपार्टमेंट के अंदर कोई करप्शन ना हो, ऑफिसर रिश्वत लेके काम ना करें। जब करप्शन फ्री माहौल होगा तो लोगों को एविजन ही नहीं होगी और वो हर हाल में टैक्स पे करेंगे। स्ट्रॉन्ग पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। जो इस तरह का काम करेगा
पेयर कर रहा है उस पर गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग किस्म की पेनल्टीज, फाइन और जुर्माने लगाती है ताकि लोगों को दोबारा ऐसा करने की जरूरत ना हो। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द टैक्स पेयर्स, यूज ऑफ मीडिया। जैसा मैंने आपको पहले बताया, लोगों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करने की जरूरत है। इसके लिए मीडिया की भी हेल्प लेते हैं ताकि लोगों को टैक्स देना की आदत होनी चाहिए। दुनिया के हर मुल्क में टैक्स दिया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ टैक्स देने का ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के जहन में यह है कि टैक्स का पैसा गवर्नमेंट प्रॉपर जगह पे नहीं इस्तेमाल करती, बल्कि अपनी मुख्तलिफ अयाशियों में या अपने मुख्तलिफ सोर्सेज में इस्तेमाल कर लेती है और इसका असल बेनिफिट आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इस कंसेप्ट की वजह से यहाँ पे टैक्स एविजन या टैक्स अवॉइडेंस बहुत ज़्यादा है और लोग इसको अपनी कौमी जिम्मेदारी नहीं समझते। हमारे यहाँ टी, टोबैको, टाइल्स एंड ऑटोमोबाइल, लुब्रिकेंट, फार्मास्यूटिकल एंड रियल एस्टेट कंपनीज के अंदर तकरीबन हर साल 310 बिलियन की टैक्स की चोरी होती है। दिस सेक्टर 310 बिलियन जो कि 80% है डेवलपमेंट बजट का। हम 310 बिलियन की टैक्स चोरी सालाना अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि 80% है टोटल फाइनेंशियल हमारे डेवलपमेंट बजट का। इसी तरह ये 60% है हमारे सोशल वर्क का। तो हमें गवर्नमेंट को एज ए स्टेप लेने चाहिए कि 310 बिलियन जो कि इन इंडस्ट्रीज के अंदर चोरी हो रहे हैं उसके ऊपर कोई स्टेप लिया जा सके। इसी तरह गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है? कम्प्लेक्स क्यों लोग अवॉइड करते हैं? ये कम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम है, प्रोसीजर का कम्प्लेक्स है, मल्टीपल टैक्स सिस्टम है, हायर रेट ऑफ टैक्स है, करप्ट एंड नॉन करप्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट के, जिसकी वजह से लोगों में बददिली है और वो खुद दिली से टैक्स नहीं देते। एमनेस्टीज आ जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से बार बार, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैं आज टैक्स नहीं दे रहा हूँ तो 2 साल बाद मैं बचत कर जाऊँगा। इस तरह एंटी टैक्स कल्चर में कोई जिम्मेदारी लोग महसूस नहीं करते, एजुकेशन की कमी की वजह से भी और अवेयरनेस की वजह से भी टैक्स लोग नहीं देते। शेड ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम्स, इनकम को छुपाया जाता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से भी टैक्स नहीं दिया जाता। जो लोग पार्लियामेंट में होते हैं या जिनके ताल्लुकात पॉलिटिकल लीडर से होते हैं, वो अपने इन्फ्लुएंस यूज करते हुए टैक्स अवॉइड करते हैं। आखिर में हम फिर गुजारिश करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट से हमें बताएं कि अपने चैनल की परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर करें और कौन कौन से टॉपिक मजीद डिस्कस के लिए लेकर आए, ताकि आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। अब हम आपको वो स्लाइड दिखाते हैं, यहाँ पे जॉब्स मौजूद हैं सफाई टेक्सटाइल के अंदर और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आप इस सब स्लाइड से फ़ायदा उठाते हुए जो ईमेल आईडी मौजूद हैं उस पे फाइनेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की भी वैकेंसीज मौजूद है, डिजाइन स्टूडियो की भी वैकेंसीज मौजूद है और मार्केटिंग इंशाअल्लाह